पाठ 10वां अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ये जापानी कथा है। तोत्तो-चान की कहानियाँ बहुत ही मशहूर हैं। यहाँ तोत्तो-चान ने अपने एक दोस्त को, जिसका नाम था यासुकी-चान, उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था। अब जापान में कैसा रिवाज है कि हर एक बच्चे का अपना एक पेड़ होता है और उस पर वह चढ़ सकता है। लेकिन इस पाठ में यासुकी-चान जो था लड़का, वह पोलियो का शिकार था, तो उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक अशक्यप्राय बात थी, सपने जैसी बात थी। उसे ये अनुभव मिले, इतना अच्छा, इतना सुखद। इसीलिए तोत्तो-चान कुछ सोच रही थी। उसने अपने एक पेड़ पर यासुकी-चान को चढ़ने का आमंत्रण दिया था। इस तरह से वो भी इस सुख का अनुभव करे, ऐसा वो चाहती थी। अब क्या है वो बात? तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वहाँ का वैसे रिवाज ही था, एक पेड़ उसका। तोत्तो-चान का एक पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोत्बुसु जाने वाली सड़क के पास था, तो तोत्तो-चान उस पर हमेशा चढ़ती थी। पेड़ बहुत बड़ा था, बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। इस तरह से तोत्तो-चान उस पेड़ पर चढ़ सकती थी। और एक दूर की सड़क पर वो था। तोत्तो-चान हमेशा जाती थी और उसी पेड़ पर चढ़ने का न्योता उसने यासुकी-चान को दिया था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। खाने की छुट्टी, जब पढ़ाई आधी हो जाती है तो रिसेस हो जाती है, तो रिसेस में वह उस पेड़ पर चढ़ जाती, या स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ उस पर चढ़ बैठती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती और इस तरह मज़ा लूटती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वो उसका अपना पेड़, अपनी निजी संपत्ति, और कोई उस पर ना चढ़े। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। दूसरों के पेड़ पर चढ़ना गलत माना जाता था, या उसके लिए उसकी इजाज़त होना ज़रूरी था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः मतलब इसीलिए तोत्तो-चान ने सोचा कि उसे पेड़ पर चढ़वाया जाए। वो उसकी खुद मदद करना चाहती थी। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते, क्योंकि उसे पोलियो था और तोत्तो-चान छोटी थी। उसके लिए इतने बड़े अपने दोस्त को ऊपर चढ़वाना आसान बात नहीं थी। और अगर किसी को कुछ हो जाता तो माता पिता तो हमेशा चिंतित रहते रहे अपने बच्चों के लिए। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनन-चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। उसने बोला कि मैं यासुकी-चान के घर, वो कहाँ पर था? डेनन-चोफू में, तो वहाँ जा रही हूँ। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो-चान से रहा नहीं गया। शायद रॉकी उसका कुत्ता है तो मासूम है, तोत्तो-चान भोली है। उसने सोचा माँ से तो झूठ बोल लिया, लेकिन रॉकी को तो बताना ही चाहिए। और उसने अपना सीक्रेट, अपनी गुप्त बात रॉकी को बता दी। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्तो-चान स्कूल पहुँची
तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और उस दिन का उन्होंने उसी दिन प्लान बनाया था कि हमें पेड़ पर चढ़ना है। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। कद काठी के हिसाब से यासुकी चान थोड़ा बड़ा लगता था तो वो 1 ही साल बड़ा। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। उसको बहुत खुशी थी उसे कि आज मैं अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, ठिठियाकर जोर जोर से, ठट्ठा मारकर। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक सीढ़ी रखी थी जिसकी मदद से वो लोग पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाने वाले थे। और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। जहाँ से पेड़ की दूसरी शाखा निकलती थी, वहाँ तने से सटाकर उसने उस सीढ़ी को रख दिया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। सीढ़ी की मदद से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। सीढ़ी कहीं फिसल न जाए, इसलिए पहले तो ऊपर वह खुद चढ़ी और सीढ़ी को पकड़े रखी। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। ये देखकर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी धक्का मारने लगी कि सपोर्ट देने लगी, चलो चलो चढ़ो, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, निराश हो गया। उसे लगा अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं होगा। वो नहीं चढ़ सकता क्योंकि पहली जो सीढ़ी का पायदान था उस पर भी चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मन से वो चाहती थी कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना है, उसे भी इस खुशी का अनुभव कराया जाए। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। यहाँ इस जो पहली बार वो सीढ़ी लेकर आई थी उसे पेड़ के तने से सटा कर रखा था और उसने ऊपर से उसको पकड़ रखा था। पर ऐसा करने से यासुकी चान ऊपर नहीं चढ़ सकता था। उसे किसी के आधार की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो वह तोतो चान फिर गई चौकीदार के छप्पर में, चौकीदार के घर पे जहाँ चौकीदार रहता होगा, और वहाँ से चीज़ें ढूंढने लगी जिसकी सहायता से वह यासुकी चान को ऊपर चढ़ा सके। फिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। वो तिपाई सीढ़ी क्या थी कि उसको किसी के नीचे से पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वह अपने आप ही खड़ी रह सकती थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं तो तुम चढ़ सकते हो। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था क्योंकि इस तरह से सीढ़ी को उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाना आसान काम नहीं था। तो वो जब गया तो उसे पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। इस तरह तोतो चान ने बड़ी मुश्किल से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया।
सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उनका लक्ष्य था यासुकी-चान को ऊपर चढ़ाना, और पोलियो के होते हुए वह बात आसान नहीं थी। तोतो-चान से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में तोतो-चान मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर कर दे रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। इस तरह से तोतो-चान ने बड़ी ही मुश्किल से यासुकी-चान को ऊपर चढ़ाया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। पहले तो उनके पास ऐसी सीढ़ी नहीं थी जिसको बिना सहारे के रखा जा सके। फिर वह दूसरी सीढ़ी ले आई, जिस पर उसने सहारा देकर यासुकी-चान को द्विशाखा तक पहुंचने में मदद की। पर अगर पेड़ पर चढ़ना हो तो उसके लिए यासुकी-चान को अलग से कोशिश करनी थी। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा कि अब क्या किया जाए। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई कि अब बस रोने ही वाली थी। उसने चाहा कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। रुला तो उसे आता था, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से भी वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा था, यासुकी-चान और तोतो-चान दोनों के पेड़ से गिरने का। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था, इसीलिए तो वह पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ। वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब ये कोशिश कामयाब सिद्ध हुई, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। उसे बड़ा अच्छा लगा। इतनी मेहनत, तोतो-चान की मदद, तिपाही सीढ़ी और उसकी अपनी कोशिश, उसके बाद वो पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो-चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वो छोटी थी, उसके दिमाग में टेलीविज़न क्या है और वो कैसा होता होगा उसकी पहचान नहीं थी। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी कि चलो देखें क्या होता है। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसके लेखक थे तेत्सुको कुरियानागी। अनुवाद किया था पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। अब पाठ के बारे में बताया है। तोतो-चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है।
यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश, अपूर्व अनुभव। धन्यवाद। दसवां अपूर्व अनुभव प्रश्न अभ्यास। पाठ से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। यासुकी चान तोतो चान का अच्छा दोस्त था। वह पोलियो का शिकार था। जापान के रिवाज के अनुसार तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान चाहती थी कि यासुकी चान यह अनुभव करे। उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि बिना सहारे वह पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाता। इसीलिए तोतो चान को परिश्रम करना पड़ा। दूसरा सवाल, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। यासुकी चान तथा तोतो चान दोनों को पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली, परंतु दोनों की सफलता का अनुभव अलग था। यासुकी चान का लक्ष्य पेड़ पर चढ़ना था, पर तोतो चान का उद्देश्य यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में कामयाबी दिलाना था। तोतो चान को अपने लक्ष्य में कामयाब होने पर ज़्यादा खुशी मिली। तीसरा पाठ, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? जब यासुकी चान और तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी की मदद से पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे, सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। उन्हें पसीना आ रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की शाखा पर खींच रही थी, एक बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया कर उन्हें धूप से बचा रहा था। यह मौसम का बदलता रूप था।
चौथा सवाल, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तोतो चान के पाठशाला की छुट्टियां थी। यासुकी चान अपने पोलियो की वजह से पेड़ पर अकेले चढ़ नहीं सकता था। उसके लिए यह पहला और आखिरी मौका था। तोतो चान सबसे झूठ बोलकर उसे पेड़ पर चढ़ने में मदद कर रही थी, लेकिन हमेशा ऐसा होना संभव न था। पाठ से आगे, तोतो चान ने अपनी योजनाओं को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? हमें ऐसे कार्य के लिए परिश्रम तथा बुद्धि का प्रयोग करें जिससे दूसरों को खुशी मिले। अपना स्वार्थ तो सभी देखते हैं, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ज़्यादा खुशी दे जाता है। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने परिसर के आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे करें? ये आपको करना है अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? अपनी माँ से झूठ बोलकर तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए जा रही थी। चोरी पकड़ी न जाए इसलिए माँ से बोलते समय उसकी नज़रें नीची थी। दूसरा सवाल, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। कई जगहों पर अपंगों के चढ़ने उतरने हेतु लिफ्ट और स्लोप यानी ढलान बनाई जाती है। अंध लोगों को समझे ऐसे ब्रेल लिपि का उपयोग कर नंबर लिखे जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार अंधों के लिए साथी दिया जाता है। और ऐसी जगह हो सकती है एयरपोर्ट, मॉल, अस्पताल, ऐसी कई जगहों पर ऐसी सुविधाएं होती है। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती है। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट, अंग्रेजी 8। वैसे ही कुछ शब्द मैं देती हूँ, वो है नवरात्र, नवरात्र यानी 9 रात्र, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियाँ, सप्त सिंधु 7 सिंधु, दशानन 10 आनन यानी मुख, रावण, पंचारती 5 आरती। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, और वो 4 सार्थक शब्द है ललचाना, बतियाना, खिलाना, पिलाना, दिलवाना। धन्यवाद।